तो ये शिक्षण अधिगम के जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप के ऊपर इसकी फीस क्या रहेगी, कोई फीस नहीं रहेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसकी फीस इतनी है कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के लिए पसंद आ रहा है, तो आप हमारे उस ऐप को 5 स्टार की रेटिंग जरूर दें और उसके अंदर कमेंट भी जरूर करें अच्छा सा। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। BSTC की तैयारी बढ़िया और मजेदार वाली चल रही होगी, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। BSTC के अंदर हमने कहा था शिक्षण अधिगम की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये शिक्षण अधिगम का आज तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। इस यूनिट के 3 या 4 पार्ट होंगे, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। साथ में आज आपको मिलेगी धुआंधार खतरनाक क्लास मिलने वाली है। वो मिलने वाली है रीजनिंग की। कौन सी क्लास? रीजनिंग की। रामदयाल सर, गुजर सर बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैंने रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए उनको बुलवाया है यहाँ पर। तो आप मस्त रहेगा, बस आप केवल 20 जून तक हमारे साथ रहेगा। हम राजस्थान के जिला दर्शन, शिक्षण अधिगम और शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान के कोई मंत्रिमंडल के बारे में, राजस्थान में कहाँ से ऐसे कुछ चीज़ें वो मैं लेके आऊँगा। कैसे लेकर आऊँगा? जैसे अपन मान लेते हैं कि अपन बात करेंगे कैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, वो मैं सटीक शॉर्ट तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करूँगा। इसके अलावा मैं और बात करता हूँ आपके तो राजस्थान के कल्चर और राजस्थान के इतिहास से संबंधित, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम के अंदर जीके भी मैं आपको कवर कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आज का जो हम सेशन शुरू करते हैं वो शिक्षण अभिरुचि का रहेगा। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पशु परीक्षर के भी फॉर्म लगा रखे हैं तो हमारे हस्तलिखित नोट्स निकाल रखे हैं, बहुत शानदार है। BSTC के भी हम आपको देने वाले थे पर हम लेट हो गए। BSTC में केवल और केवल मिलेंगे शिक्षण अभिरुचि के। वो आज ही हमारे ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आज आपको मिल जाएंगे। आज वो नोट्स हम अपलोड करने वाले हैं उस पर। अब प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ा था। शिक्षण अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसके बाद में अधिगम की परिभाषा क्या होती है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी थी, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, ये सारा कंप्लीट पढ़ लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं पहला कह रहा हूँ ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब पिछले 2 वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि भाई ये शिक्षण अभिरुचि है, बीच में से समझ में नहीं आती है। तो इससे पहले वाले मेरे 2 वीडियो कंप्लीट देखे तब जाके ये समझ में आएगा। तो अपन कंटिन्यू करते हैं, यहीं से आज आपकी क्लास शुरू करते हैं और यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखे भाई प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम संबंधित कठिनाइयों की बात करते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उस कठिनाइयों को साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में उस कठिनाइयों को क्या क्या कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रीट जैसे एग्जाम में पूछा गया है। BSTC का इस तरह रीट जैसा कर दिया गया है, तो अपन बात करेंगे इनसे संबंधित। लो भाई बात कर लियो। अधिगम समता पद का सर्वप्रथम, अधिगम असमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसी कुछ समस्या हैं वो निम्नलिखित है। बालकों में काफी बार, अब देखो भाई मैं समस्या थाने देसी भाषा में बतूं थे, देसी भाषा में समझोला मारकनू तो ही थानी याद होएला किकर किनी बालकरी आदत रेवे वो बी ने बेटो डी पढ़े। बी को हमेशा वो क्या पढ़ता है? डी पढ़ता है। बी को हमेशा क्या पढ़ता है? डी। जैसे काफी ऐसी चीज आती है हम पढ़ने में अशुद्धि कर लेते हैं। लकड़ी लिखी हुई है फिर भी हम पढ़ते हैं लड़की। ध्यान मगन है हम, तो लिखा हुआ क्या है? लकड़ी, हम पढ़ते हैं लड़की। तो कहीं न कहीं ये क्या है? अधिगम की कठिनाइयां। क्या है? अधिगम की कठिनाइयां। मैथ से रिलेटेड कठिनाइयां अलग होती है, वर्ण से रिलेटेड अलग होती हैं, बोलने से रिलेटेड अलग होती है, सुनने से रिलेटेड अलग होती हैं। तो सारी अधिगम की कठिनाइयां। कोई कहता है ना कि बोलता कुछ और सुनता कुछ, कोई मंगवा रहा कुछ ला रहा कुछ, कोई मंगवावे केड़ा और लावे मावा, उस वाली बात हो गई। तो सुनना में, बोलने में, लिखने में ये जो कठिनाई आती हैं ये अधिगम की कठिनाइयां हैं। तो हम भाई प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले बात करें डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जो समस्या होती है उस समस्या को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। अगर आपको लिखने में कोई समस्या आती है, कैसे?
लिखने में समस्या आती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। जैसे आप बी को ऐसे लिख रहे हो, आप डी को ऐसे लिख रहे हो, तो सही क्या होगा? ए, बी, सी और डी। आप लिख रहे हो ए, बी, सी और डी। बी सही लिखा हुआ, पर बी यहां लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ तो सही है, पर लिखा हुआ यहां पर है। तो अक्षरों की गलती नहीं है, इसका जो ग्रामिकल मिस्टेक है, तो कोई भी लिखने से संबंधित। अब कैसे याद करना? हम कोई भी मान लो ग्राफ तैयार करते हैं, कोई भी क्या तैयार करते हैं, जैसे मान लो ग्राफ तैयार करते हैं। ग्राफ तैयार करेंगे मतलब लिखेंगे अपन, लिखने। ग्राफ हमेशा लिखने में काम आता है, तो इसका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। तो यहां पर दे रखा है ना आपके डिस्ग्राफिया। कौन सा ग्राफिया? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा मैं व्यवस्थित लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्राफ बनाया, यहां पे ऐसा ग्राफ देखा आपने 11th-12th के अंदर, आपने देखा होगा नहीं ये ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा, तो इस लाइनिंग का ऐसे इस टाइप का ग्राफ आता है, ये इस टाइप का, वो इस टाइप लगा जाता है ऊपर से। तो ऐसी कोई भी लिखने से संबंधित हो जाएगा तो डिस्ग्राफिया समस्या होती हैं, वो लिखने से संबंधित होती हैं। और ग्राफ से याद रख लेना, ग्राफ में हमेशा लिखा जाता है, इसीलिए डिस्ग्राफिया हो जाएगी, वो लिखने से संबंधित कठिनाई हो जाएगी। डिस्ग्राफिया होगी वो हमेशा लिखने से संबंधित क्या हो जाएगी? कठिनाई हो जाएगी। अगला आया डिस्मोर्फिया, सॉरी इधर देखिए, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। अगला है डिसलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब होता है लेसन। लेक्सिया का मतलब लेसन, ठीक है ना। लेसन पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। लेसन पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने से संबंधित कोई भी अगर बाधाएं आए तो वो लेक्सिया हो जाएगी, पढ़ने से संबंधित। कह रहा है ना, लेसन सुना रहा है। क्या सुना रहा है? लेसन। तो पढ़ेगा तो लेसन यानी कि लेक्सिया हो जाएगी, पढ़ने से संबंधित। लेक्सिया किससे संबंधित हो जाएगी? पढ़ने से संबंधित। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है गतिक कौशल में निर्योग्यता, यानी कि डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय घटनाएं। कैलकुलिया से याद कर लेना, कैलकुलेटर में तो होता है वो गणित की घटना काम करने में आता है। गणित की जो घटनाएं होती हैं उनको, तो गणित की जो भी घटनाएं वो किन से करते हैं? कैलकुलेटर से करते हैं। तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कैलकुलिया, गणित की संबंधित घटनाएं हो जाएगी, ठीक है ना। और एडेड हो जाएगी अवधान संबंधित, और अफेसिया हो जाएगी भाषाघात हो जाएगी, भाषा से संबंधित। और इधर अपन बात करें प्रोजेरिया हो जाएगी कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। कोई कहता है ना मेरे कम आयु में ही बाल हैं वो सफ़ेद दिखने लग गए, मैं कम आयु के अंदर मेरे बाल झड़ने लग गए, तो वो प्रोजेरिया समस्या हो जाएगी। डिस्मॉर्फिया हो जाएगी स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना। तो जो इतने मैंने ये सारे दे रखे हैं, आप क्या आएंगे 2 या 3 इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करना। एक तो करना है बुलिमिया। बुलिमिया का मतलब होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या होती है कोई भी, तो वो हो जाएगी। एक होगी मिथोमेनिया। मिथोमेनिया यानी झूठ बोलने का अतिशयोक्ति की जो होती हैं वो हो जाएगी मिथोमेनिया। और 2 ये वाली याद करनी है आपको। कौन सी वाली? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया। ये 5 समस्या हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आपको ये 5 ही याद करनी है। नोट्स के हिसाब से मैंने पूरा मैटर लिखा है, ज़्यादा लिखा है, पर आपको ये 5 समस्या याद करनी है। एक डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है ना। और उसके बाद 2 ये याद कर लेनी है आपको। कौन कौन सी? तो वो हो जाएगी एक आपके बुमिया और एक हो जाएगी प्रोजेरिया, बुलिमिया ना। चलो अब शिक्षण एवं अधिगम के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण एवं अधिगम क्या है? हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिस सेट के अंदर शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में अंतःक्रिया होती हैं। शिक्षण में शिक्षा के निहित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति तथा बालक के व्यवहारगत परिवर्तन के लिए विभिन्न कक्षागत क्रियाएं शिक्षक संपन्न करता है। यानी कि शिक्षण में अधिगम किस प्रकार से होता है?
तो भाई मैं टीचर हूं और थे स्टूडेंट हो, तो अपन दोनों बीच में अधिगम, शिक्षण अधिगम क्या होगा कि हम पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। किसको लेकर चर्चा करेंगे? पाठ्यक्रम। ऐसा तो कोई टीचर है ना कि जो शिक्षण अधिगम में थे ए बात करे भाई थारे घर गाय भैंस की तो दूध निकाले, भैंस की तो दूध देवे, यहाँ बात करेगी नहीं। वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपके बीच में क्रिया करेगा। आई बात समझ में? अब देखो भाई शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। शिक्षण एक उद्देश्य पर तथा सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल शिक्षण होता है वो आप क्यों पढ़ते हो, कोई ना कोई उद्देश्य आपका बीएसटी में सेलेक्ट होना है या फिर आगे टीचर बनना है, तो उद्देश्यपूर्ण होगा। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल शिक्षण हमेशा जब तक चलेगा, जब तक विकासात्मक विकास होता रहेगा, तब तक शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर रहेगी। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि त्रिध्रुवीय का मतलब होता है इन तीनों के बीच में होता है। ये तीनों आपस में क्या होता है भाई? कनेक्ट होता है। शिक्षण होता है वो विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों कनेक्ट होते हैं ना। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। औपचारिक आप साथ में देखकर भी पढ़ा सकते हो, अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा दे सकते हो। जैसे अपन श्लोक भी रटाते हैं ना, करत करत अभ्यास जरमत होत सिद्धात रस्सी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। आई बात समझ में? शिक्षण एक निर्देशनात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। यहाँ से सीधा सवाल आता है, इनमें से कोई भी पॉइंट दे देगा और कहेगा शिक्षण की प्रकृति है, या फिर पॉइंट देगा शिक्षण की प्रकृति नहीं है। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, जो शिक्षण की 6-7 प्रकृति लिखी हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करें शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। बिल्कुल है, क्योंकि साइंस से भी रिलेटेड है और कला। शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण मानसिक तथा तार्किक प्रक्रिया है। अगर मैंने यहाँ बताओ बिना दिमाग वाला से शिक्षा कोई काम किए कहीं, तो मानसिक प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो शिक्षण एक मानसिक तथा तार्किक प्रक्रिया। तार्किक यानी सोचना, तार्किक का मतलब क्या होता है? सोचना। जो प्रकृति है वो कि वो शिक्षण की विशेषताएं होती है। प्रकृति कहीं कि भाई फलाना टीचर कैसा पढ़ाता है, मेरे बता दो कि भाई संपत सर की प्रकृति कैसी है कि वो भाई बीएसटीसी वालों पढ़ाते हैं, सीईटी वालों को पढ़ाते हैं, वो पशु परिचर वालों को पढ़ाते हैं। अब मेरी विशेषता पूछ लेते हैं कहीं कि नहीं सर वो बढ़िया पढ़ाते हैं, वो साथ में लिखाते भी है, हमें पीडीएफ भी देते हैं। यही प्रकृति और विशेषता लगभग मिलती जुलती होती है। तो देखो यहाँ पर वो कि वो देखो, शिक्षण औपचारिक, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उद्देश्य युक्त क्रिया है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों लिखना है। कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक व पाठ्यक्रम। यहाँ से बार बार सवाल आ रखा है, इसीलिए ये सवाल ऐड करें ना। शिक्षण सांकेतिक, क्रियात्मक व शाब्दिक व्यवहार के रूप में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसलिए साथ में ऐड किया है कि छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें 150 नंबर का टारगेट लिया। एग्जाम में सवाल तो ऊपर से आ जाएगा, जब मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करूंगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करूंगा, तब आप खुद ही पता चल जाएगा क्या कहां से आते हैं। शिक्षण अधिगम का योगदान क्या है? शिक्षण को द्विमुखी अंतःक्रिया का रूप देना, विद्यार्थी के गुणों का अधिगम में प्रयोग करना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। शिक्षण व सीखने की दशा में परिवर्तन, नवीन शैक्षिक विधियों पर बल देना। अब जब नवीन शैक्षिक विधियों पर बल देगा तभी तो होगा ना। यह क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम का योगदान। शिक्षण करने के लिए अधिगम का क्या योगदान है, सीखने का क्या योगदान है? तो हम नई नई वीडियो से, शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले लगा के याद करेंगे, अपने अपनी ट्रिकें बना के याद करेंगे। तो नवीन वीडियो आ गई। शैक्षिक लक्ष्य को निर्धारित करने में उपयोगी है। शिक्षा दर्शन व सिद्धांत का निर्माण करती हैं, सार्थक अधिगम पर बल देती हैं। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको 1-2 बार पढ़ने चाहिए। जब पढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी से ऑटोमेटिकली आपके माइंड सेट करेगा। जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आप पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो होगा या फिर ये नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक को प्रभावित करता है, शिक्षण को प्रभावित करता है? बिल्कुल आ सकता है। तो देखो हमने 8-9 कारक लिखे हैं, वो कौन कौन से? विद्यार्थी का मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, अगर वो मन से, दिमाग से सही नहीं रहेगा, शारीरिक विकास पूरा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सीखने में प्रॉब्लम आएगी। विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विद्यार्थी खड़ूस प्रवृत्ति का हो जाएगा, विद्यार्थी की संगति सही नहीं रहेगी, विद्यार्थी का भाषा कौशल सही नहीं रहेगा, ओछा बोले,
शिक्षा से कोई संबंध नहीं रखता है तो उसको अधिगम सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अध्यापक का व्यक्तिगत एवं संप्रेषण कौशल, यानी कि अध्यापक का व्यक्तित्व एवं अध्यापक अगर कोई भी आपके साथ घुल मिल के रहेगा, आपके साथ बच्चों की तरह बातें करेगा, अध्यापक जो समझा रहा है बोल रहा है वो आपको सीधा समझ में आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो विद्यार्थी के सीधा माइंड को टच करेगा और समझ में आ जाएगा। काफ़ी होता है, हमें मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था कक्षा 7, 8, 9, 10 में, क्योंकि हमारे मैथ वाले जो टीचर है ना वो ज़िंदगी में सब खड़ूस ही मिले हैं। वो कभी प्यार से नहीं समझाते बेटा ये संख्या ऐसे नहीं ऐसे कटेगी, अभी तक तेरे समझ नहीं आया, तेरे को लसब लाना नहीं आ रहा, तेरे को मसब नहीं आ रहा है। ए भाई नहीं आ रहा है यार, समझा दो बैठ के, नहीं तो आएंगे बेटे और डंडा लेके आएंगे, रटो पाड़े रटो पावड़े, कभी भी टेबल बनाना नहीं सिखाया कि भाई टेबल नहीं आ रही है तो इस तरीके से याद कर लो, ये तरीका नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर लो ना, रट्टा मार के आओ बस, तभी तो हम मैथ में हम लोगों का मन कम लगता था। बस संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, एकदम सजावटी होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, तब हमें वो समझ में आएगा। शिक्षण के साधन होने चाहिए साथ में, कोई भी जैसे आप थे स्कूल जाओ थानगन शॉर्पनर रहे, शीशा रहे, पेंसिल रहे, रबर रहे, इरेजर रहे या फिर स्टूबॉक रहे, तो थे राजी खुशी जाओगे यार मार्गन सब साधन है, मैं आराम पढ़ सकूँ, किताब है नोटबुक है। जे थानगन पेंसिल इरेजर रबर की कोई कमी रह जाए ना तो थे उन दिन उदास रहो यार, आ नहीं सर डाटेला मैं किन कन मांगूला, आई बात समझ में। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजनात्मक प्रारूप हो, कक्षा व विद्यालय का भौतिक वातावरण, विद्यालय के अंदर ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, खेल की सुविधा होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ने का माहौल होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मायना रखती है। शिक्षण की विधि एवं व्यू रचनाएं अच्छी हो, शिक्षण सहायक सामग्री हो साथ में, ठीक है ना, तो ये प्रभावित करने वाले कारक है सभी के सभी। अब हम बात करें अगर शिक्षण के चर की बात करें तो देखो भाई शिक्षण के चर कौन कौन से हैं, तो 3 चर होते हैं शिक्षण के, एक तो स्वतंत्र चर होते हैं, एक परतंत्र चर होते हैं, एक मध्य तंत्र चर होता है, मध्य स्तर। अधिगम केवल शिक्षण से ही नहीं होता है, शिक्षण एवं अधिगम अलग अलग संप्रत्य हैं, अधिगम के समान ही शिक्षण का अपना स्वरूप है, यानी कि शिक्षा एक अलग चीज होती है, अधिगम एक अलग चीज होता है। अधिगम कहीं पे भी हो सकता है, शिक्षा भी कहीं पे भी हो सकती है, पर दोनों एक दूसरे के समरूप है। स्मिथ और टोलमैन के अनुसार शिक्षण के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को 3 से ऐसे वर्गों में बांटा जा सकता है जिनको सामाजिक विज्ञानों में भली भांति प्रतिस्थापित किया जा चुका है, यानी कि ये जो 3 चर हैं वो बांटने वाले थे, एक तो आपके स्मिथ और एक हैं आपके टोलमैन, स्मिथ और टोलमैन, एक स्वतंत्र चर, परतंत्र और मध्य स्तर चर। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान ले, शिक्षण प्रक्रिया में जो चर है, जैसे स्वतंत्र चर क्या होता है शिक्षक, परतंत्र क्या होता है विद्यार्थी, और यहाँ पे देख लेना आप आगे आ जाएगा आपके मध्य चर हो जाएगा पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विद्या। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाए, स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र चर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके शिक्षक, परतंत्र का मतलब हो जाएगा विद्यार्थी, परतंत्र का मतलब हो जाएगा विद्यार्थी, और मध्य स्तर यानी इन दोनों के मध्य क्या आएगा भाई पाठ्यक्रम। ये हमने अभी पहले ही पढ़ा था, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य की जो कड़ी होगी वो क्या होगी पाठ्यक्रम होगी, क्या होगी भाई पाठ्यक्रम। ओके, अब स्वतंत्र चर की बात करें तो शिक्षण व्यवस्था का नियोजन तथा उसका परिचालन शिक्षक द्वारा किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर की श्रेणी में आता है। आपको इतने ध्यान रख लेना शिक्षक किस श्रेणी में आता है, तो शिक्षक आता है स्वतंत्र चर की श्रेणी में आता है। परतंत्र की बात करें तो विद्यार्थी होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, परतंत्र की श्रेणी में आता है। इतना ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लेवल के हिसाब से लिखाया है कि भाई भर्ती आगे जाएगी तो आराम से पढ़ाएंगे, पर एग्जाम नज़दीक है आपको तो सवाल कहाँ से आएंगे वो सीधे बता देता हूँ। शिक्षक हैं वो स्वतंत्र चर में, विद्यार्थी हैं वो जाएगा आपके परतंत्र चर के अंदर जाएगा, कौन से चर में परतंत्र में, और मध्य स्तर चर के अंदर आ जाएगा आपके कौन सा क्रम पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या। बस यही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके एक अधिगम वक्र के बारे में पूछा जाता है कि अधिगम यानी कि सीखने की सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती है, कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा सीखता है,
फिर धीरे धीरे वो सीखना कम कर देता है। कोई बचपन में कुछ भी नहीं सीखता पर कहता है कि छोरो बड़ो रही जाए सब सीख दी। कोई कहे यार तू छोटो हो जाने की समझ तो नहीं, आज बेटो गजब नखरा करे। सबका अधिगम वक्र होता है, सीखने का एक लेवल होता है सबका। कोई कहते है तू छोटो हो जानी तो होशियार हो, बड़ो रियो जो तू कोई काम ही नहीं समझ रही हो, मतलब वो कहीं क्या करे ना अपने देसी भाषा में मतलब भोड़ो रेगो, कहीं रेगो भोड़ो रेगो। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ वैसे वैसे क्या हो गया, भोड़ा हो गया। क्या हो गया, भोड़ा। ठीक है ना। अधिगम वक्र की बात करें, विद्यार्थियों के सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती है। कभी इसकी गति तेज होती है और कभी इसकी मंद होती है। कद ऐतिहासिक को तेज गति सीख को कभी मंद गति, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक समान कभी नहीं चलती। अभी डायग्राम बना के बताऊंगा। इस प्रकार सीखने की गति अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से या एक ग्राफ पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। अगर आप एक ग्राफ के माध्यम पर डाला तो इनका केवल अधिगम वक्र। चार्ल्स स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा कागज पर विवरण है, वही क्या है, अधिगम वक्र। जैसे मैं अभी डायग्राम बताऊं तो आपको समझ में आएगा। गेट्स तथा अन्य के अनुसार गेट्स ने कहा कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। कहीं पे भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आएगा तो शिक्षण अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक की जो मैंने परिभाषा बताई है वहां से आ सकता है। हाँ, यहां से क्वेश्चन देख लो, अभी तक तो आया नहीं पर आ गया तो देख लेना। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक का मतलब होता है ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दरी प्रारंभ में धीमी होती है, यानी कि प्रारंभ में धीमा होता है और बाद में तीव्र हो जाता है। धनात्मक अधिगम वक्र सकारात्मक अधिगम वक्र या वर्तमान शिक्षण वक्र भी कहते हैं। मतलब समझो, कुल मिलाकर ये डायग्राम है। शुरुआत में तो आपके सीखने की जो गति होगी वो धीमे होगी, फिर धीरे धीरे ग्राफ तेज होगा और धीरे धीरे आगे जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे होना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे सीखता अच्छा सीखे ना, वो ठीक है। एक तो ये अधिगम वक्र होता है सीखने का, इसे धनात्मक अधिगम वक्र कहेंगे। यहां से सवाल आएगा सीधा, ये कौन सा अधिगम वक्र है, ये धनात्मक है। ठीक है ना। ये आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो वो तेज सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसके सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि नीचे की ओर जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, ऋणात्मक। समान सरल रेखीय होता है जो बचपन से ही कंटिन्यू एक समान सीखता है। ऐसे टाइप के बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो टॉप करते हैं। जो टॉप करते हैं ना वो इस प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है ना। और जैसे किसी के 8th में अच्छा है, 9th में अच्छा है, 10th में अच्छा है, 12th का रिजल्ट खराब रहता है, तो वो इस प्रकार के बच्चे होते हैं। आई बात समझ में। समान रेखीय वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं अपन को। एस आकारीय अधिगम वक्र, इसमें क्या होता है, बच्चा कभी तेज सीखता है, कभी धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा। ये निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है सरल रेखीय समान, और एक होता है आपके एस आकार का। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो भाई, एक अधिगम ये हो गया 1 2 3 और 4। कैसे याद करना है, यहां होगा शुरू से तो कम और बाद में धीरे धीरे बढ़ना। ये हो जाएगा आपके कौन सा, धनात्मक। कैसा हो जाएगा भाई, धनात्मक। धनात्मक वक्र। एक होता है शुरू में तो एकदम तेज, फिर आगे जाके धीरे धीरे कम हो जाना। ये होता है आपके ऋणात्मक। एक होता है जो आपके शुरू से अंत तक एक जैसे चलता है, इसे कहते हैं समान रेखीय। एक होता है जो आपके कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इसे कहते हैं एस आकृति का।
ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों आपके सामने रहे। ओके, ऐसे याद करना, एक बार डायग्राम बनाए तो याद हो जाएगा। ये ऐसे अधिगम, एक होता है अधिगम का पठार। जब अधिगम की दर लंबे समय तक स्थिरता रहे तो अधिगम पठार का जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये अधिगम पठार हो जाता है, पठार की तरह बन जाता है, ये पठार हो जाता है। ठीक है ना। अधिगम पठार के कारण क्या है? विषय के रुचि का अभाव। आपको कोई भी सब्जेक्ट कब समझ में नहीं आएगा? जब उसमें रुचि नहीं है, आपके पढ़ने में मजा नहीं आता है। थकान व मानसिक, यानी कि थाको थाको बैठ रहे, उदास उदास, सीखने की अनुचित विधिया हो, सिखाने का तरीका सही नहीं हो, तो व्यवधान व अभिप्रेरणा का अभाव हो, उत्साहहीनता व नकारात्मक कारण जैसे आलस, ध्यान भंग, वातावरण, ये सब मायने रखता है कोई भी सब्जेक्ट। आई बात समझ में? माहौल का फर्क पड़ता है। देखो थे पुष्कर जाओ, पुष्कर में जो आज तक जिंदगी में कोई महिला स्कूल नहीं गई, वो महिला फराटे बंद इंग्लिश बोल रही है, जो चूड़ी छल्ले बक्कल वगैरह बेचती हैं, वो महिला अंग्रेजों के साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कहीं से भी आए उन लोगों के साथ फराटे बंद इंग्लिश बोलती। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल है, वहाँ का वातावरण ऐसा है, इसीलिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण की समस्या क्या क्या हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण की समस्या, आधुनिक तकनीकी का उपयोग नहीं करना। आधुनिक तकनीकी का मतलब अभी जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, अगर आपके पास यूट्यूब नहीं होगा, आपके पास फोन नहीं होगा, तो आप मुझे कैसे पढ़ेंगे? यही आधुनिक तकनीकी का है। विद्यार्थियों में विषय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, मूल्यांकन की विधियां कठोर एवं यांत्रिक हो, शिक्षकों में संप्रेषण कौशल एवं संचार कौशलों का अभाव है, शिक्षक को मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के ज्ञान का अभाव हो। कुल मिला के ये सारी चीजें आपके दे रखी हैं, इसकी पीडीएफ में डालूंगा आपके। कुल मिला के मोटी चीज पे यही है कि आपके पढ़ने और शिक्षक के पढ़ाने में कोई भी प्रकार की सही चीजें नहीं होगी तो सब समस्या होगी। शिक्षक सही नहीं पढ़ाएगा तो समस्या, आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। अब यहाँ से सवाल आने के बहुत कम चांस हैं, फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। ये आपको एक पीडीएफ दूंगा, आप एक बार दिमाग से इसको रीड कर लेना। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं आने की संभावना है, फिर भी आ जाए तो देख लेना। ये जैसे प्रश्न एवं बोल द्वारा अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, अधिगम का बंध सिद्धांत है। ये इधर सिद्धांत के नाम दे रखे हैं, ये सिद्धांत किसने दिए थे? ये शिक्षक जैसी भर्तियों में आते हैं, आप लोगों के पूछने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को कहीं लगता है तो ये 6-7 हैं, तो इसके क्या कर देंगे अपन, पीडीएफ आपको डालेंगे। तो ये शिक्षण अधिगम के जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप के ऊपर इसकी फीस क्या रहेगी? कोई फीस नहीं रहेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसकी फीस इतनी है कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए पसंद आ रहा है, तो आप हमारे उस ऐप को 5 स्टार की रेटिंग जरूर दें और उसके अंदर कमेंट भी जरूर करें अच्छा सा। 5 स्टार की आप रेटिंग देते हो, इससे ये फायदा है कि ऐप चलने में बड़ा स्मूथ होता है और सर्च में सबसे पहला आता है। तो इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अगर मेरी क्लास पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर करना और क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इसकी प्रश्नोत्तरी भी मैं करवाने वाला हूं आपको। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 100, 200, 400 क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा आपके शिक्षण अधिगम। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास में। रीजनिंग की आज इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, उसको मिस ना करिएगा, मैं अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।